हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लाइट का। ये फोर्थ लेक्चर होगा। मैंने थर्ड लेक्चर जो है ना आपको पिछले ही दिन कराया था, जिसमें लगभग मैंने 54 क्वेश्चन कराया था। और उसे आप ध्यान से पढ़िए और आपको लाइट में बहुत ही कम प्रॉब्लम रह जाएगा, जिसको हम आज सोल्व करेंगे। और इसमें भी बहुत सारा हो सकता है कि आपको बहुत सारा आता भी हो। इससे पहले आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ये सभी भी जहाँ भी पोस्ट करना है आप कर सकते हैं, और जिससे मुझे भी आपको जो है ना उत्साह मिलेगा और मुझे भी कंटिन्यू इसमें वीडियो बनाने के लिए आपके माध्यम से प्रेरित मैं हो पाऊँगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इसका थ्योरी पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो थ्योरी पार्ट जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, और इसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट जो है 55 से देखते हैं। अब जहाँ तक हो जाए, लगभग मैं इसमें 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कराऊँगा आपको लाइट से, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, उत्तल लेंस का आप प्रयोग जब देखेंगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ छोटी चीज़ को बड़े यानी कि विस्तार करके देखा जाए। ठीक है, जैसे आपको देख लीजिए माइक्रोस्कोप में ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे टेलीस्कोप वगैरह में भी होता है, माइक्रोस्कोप में होगा। क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। यानी कि अगर इसको कहा जाए, अगर मीटर में ले लिया जाए तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर को हम जो है ना डिवाइड करना है 10⁻⁶ से। इसका मतलब हुआ कि 10 लाख से आप डिवाइड कर रहे हैं 1 मीटर। कितना छोटा होगा आप समझ सकते हैं। मात्र 1000 से आप भाग करते हैं तो 1 mm में आ जाता है। 1 mm का मतलब बहुत ही कम रहता है। आप देखते होंगे mm जो है छोटे वाले स्केल वगैरह पे रहता है। ठीक है, mm रहता है, सेंटीमीटर रहता है। 1 सेंटीमीटर के बीच में जो है ना आपको 10 छोटे छोटे लाइन में दिखेगा, उसको बोलते हैं। और उसको भी आपको भाग करना है फिर, यानी कि 1000 से फिर भाग करना है। आप समझ सकते हैं कितना, वो दिखेगा ही नहीं। तो उसे ही जूम करके दिखाने के लिए आपको यूज होता है। तो ये माइक्रोस्कोप में हो सकता है, होगा। इसके बाद सेकेंड देखिए 56 में। 56 कहा गया कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे क्या कहते हैं। हम दोनों चीज़ समझ लेते हैं दोस्तों, कि बाहर की तरफ उभरा हो तब क्या कहेंगे। जैसे हम लेंस की बात करें चाहे किसी दर्पण की बात करें, सेम बात है। जैसे मैं अगर आपको दर्पण की बात करता हूँ, दर्पण अंदर से जो है ना अंदर से पेंटेड है, सिल्वर पेंटेड होता है। अच्छा, सिल्वर पेंटेड ही क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट जो है ना 99.99% आपको रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, इसीलिए हम सिल्वर पेंट करते हैं। ठीक है, तो उभरा हुआ भाग अगर इधर से हम देखते हैं तो जिस होकर टकराता है, ठीक है, अगर वो उभरा हुआ है तो उसको बोलेंगे उत्तल। उत्तल लेने यानी कि उत्तल दर्पण बोलेंगे, यानी कि जो है कनकेव मिरर हो जाए, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और कनकेव मिरर की बात किया जाए तो ढंसा हुआ रहेगा, अंदर की पार्ट जो है ना ढंसा हुआ रहेगा, जिधर से लाइट इंटर करेगा और रिफ्लेक्ट का यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उधर से ढंसा हुआ पार्ट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो गोलाकार दर्पण जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आपका सी हो जाएगा 56 का। अब हम फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। इसके बाद देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु हम जब रखते हैं तो उस तरीके के जो है यहाँ बहुत सारे प्रतिबिंब बनता है। आपका वर्चुअल भी बनता है, रियल भी बनता है। तो आपको एक बार थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं कहाँ पे कैसे बनता है, तो अब उसे जो है ना करने में मज़ा आएगा। देख लीजिए आप, उत्तल दर्पण है। अच्छा सॉरी, उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में एक ही इमेज बनता है, अवतल दर्पण में बहुत सारा बनता है। इसी तरीके से मैं लेंस में बताऊंगा। लेंस में भी सेम है, अवतल दर्पण यहाँ जैसे करेगा काम, उस तरीके से वहाँ उत्तल लेंस काम करेगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सेम कार्य करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको पूछा है उत्तल दर्पण पूछा है, तो उत्तल दर्पण में एक ही इमेज बनेगा, वो भी फोकस और पोल के बीच में जहाँ भी लाइट ले जाइए उस सारा के सारा लाइट जो है ना कहीं यहीं से कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, इसी के बीच में बनेगा। तो फोकस और पोल के बीच में सारा के सारा। और इसके बाद वर्चुअल बनता है। ठीक है, वर्चुअल बनेगा यानी कि आभासी बनेगा, और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आपको क्या देखिए, उत्तल दर्पण की बात करें तो सीधा, छोटा। ठीक है, इसके बाद आभासी बनेगा और फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो
तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। ध्रुव और फिकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आपका बी आंसर इसमें हो जाएगा। एक बार सी देख लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र सी और एफ के मध्य वास्तविक विपरीत, यहाँ विपरीत का के गलत हो गया है, इसके बाद ये सीधा होगा इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। थिएटर 3D फिल्म में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्त कि 3D रंग जो है एक विशेष रंग होती है जिसको जो है ना मानव आंख द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसमें चश्मे की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। तो 59 जब देखेंगे, पेरिस्कोप निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप में अगर देखेंगे तो पेरिस्कोप में भी आपका इसमें साधारण ग्लास का इसे जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो साधारण ग्लास आप ले सकते हैं पेरिस्कोप में। अगला है 60 में, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ऑप्टिकल लेंस की बात किया जाए तो किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, देखिए पेरिस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, स्टेथोस्कोप। आपने सुना होगा स्टेथोस्कोप जो है ना साउंड सुनने के लिए डॉक्टर साहब जिसको आला गांव में कहते हैं, आला, उसमें जो है ना यानी कि वो सुनता है दिल की धड़कन, ठीक है। तो उसमें वो होता है आपको स्टेथोस्कोप। तो इसमें कोई लेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा। 61 देखिएगा, जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है, किसके कारण बनता है भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। क्या किसके कारण बनता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह 62 के देखेंगे, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म का प्रकाश को विक्षेपण के सबसे कम विचलित होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस तरीके से प्रिज्म रहता है ट्रेंगुलर, जब इस तरीके से जब लाइट जाएगा तो वो लाइट सीधा नहीं जाकर जो है ना मुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो रेड कलर जो है ना, रेड ऊपर जो है ना कम मुड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वायलेट नीचे मुड़ेगा, ठीक है। विवग्योर जो होता है नीचे भी होगा वायलेट कलर, ठीक है। सबसे रेड रहता है, रेड के बाद ऑरेंज रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा। रेड जो है ना, रेड का तरंगदैर्घ्य जो है लेमडा की मान का है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लेमडा क्या होता है, तो आप इस तरीके से देखते हैं वेव के फॉर्म में चलता है, तो इस तरीके से दो गर्त के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को लेमडा कहते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो लेमडा जो है, ठीक है, लेमडा जो है इसका ज़्यादा होता है और ये विचलन कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे सिग्नल वगैरह पे जो है कहीं के बड़े बड़े टावर जो होता है उस पर रेड कलर लगाया जाता है, जैसे ट्रैफिक लाइट का भी उसमें लगाया जाता है, खतरे का निशान रेड कलर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लेमडा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण मेरे आँखों तक वो जल्दी पहुँचता है, वो तेज़ी से ट्रैवल करता है। वो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि वो जो है ना आपको फैलता कम है। जिसका एनर्जी कम रहता है वो फैलता कम है। इसीलिए आप देखते होंगे कि वायलेट कलर, ब्लू कलर जो है आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है, वो तेज़ी से ज़्यादा फैल जाता है, और ज़्यादा फैलेगा तो वही कलर मुझे दिखता है, वही रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँख के पास आता है, इसलिए आसमान जो है नीला दिखता है। ऐसे अपवर्तन के कारण है, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण वहाँ पे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, वहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, लाइटों का फैलना, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये दिखता, आसमान नीला दिखता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ फैल जाता है, लाइट स्कैटर हो जाता है। अगला देखेंगे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। ये मैंने बता दिया है कि सबसे कम कौन सा विचलित होता है, लाल होता है, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 63 में जब देखेंगे कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय सूर्य दिखता है, उसके बाद वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता है। दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए ध्यान से कि मान लीजिए इस तरीके से मेरा जो है, इस तरीके से जो है क्षोभ मंडल में इस तरीके से हम लोग यहाँ मान लीजिए रहते हैं, ठीक है। सूर्य यहाँ पे है, सूर्य इस तरीके से है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सारा लेयर है, इसमें 5 लेयर है, आप जानते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से होता है। ये सारा लेयर होता है। अब क्या करता है, यहाँ से जो है ना लाइट आपको इस तरीके से जाएगा, यहाँ नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ सूरज दिखेगा वास्तविक रूप में 2 मिनट पहले मुझे दिख जाता है, ठीक है। थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा आपको, ऊपर दिखेगा। ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि लाइट जो है ना यहाँ पे लेयर हो जाता है, बहुत सारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं दोस्त, तो इसलिए आपका 4 मिनट जो है ना, यहाँ पे 4 मिनट जो है एक्स्ट्रा आपको दिन बड़ा हो जाता है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आएगा वायुमंडलीय के पानी से बूंदों को उत्पन्न आंतरिक प्रतिबिंब होता है वातावरण में मौजूद छोटे बूंदों से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे आएगा 63। तो अब आएगा 63 का देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए वायुमंडलीय प्रतिबिंबन, वायुमंडलीय में पानी के बूंदों से उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब। इसके बाद वातावरण में मौजूद पानी की छोटे बूंदों से सूर्य के प्रकाश का फैलाव, वायुमंडलीय अपवर्तन। अभी मैंने बोला था कि अपवर्तन होगा, आपका डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 64 में देखिए, गली की पीली लाइट किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि वहाँ सोडियम लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम जो है ना वहाँ पे भरा जाता है और वही वाष्पित होकर वहाँ पे जो है लाइट आपको देता है पीला कलर का। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। आप भी जानते होंगे आपका प्रकाश जो है निर्वात में करता है, लेकिन साउंड उल्टा है। साउंड जो है सबसे ज़्यादा सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में करता है और निर्वात में करता ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लाइट और साउंड का दोनों का अपोजिट रिलेशन है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है प्रकाश को प्रतिबिंब करता है या प्रकाश से गुजरने से रोकता है। इसके जरिए गुजार प्रकाश तितर बितर हो जाता है। हाँ, प्रकाश को तितर बितर ही करने का काम होता है मेनली। प्रकाश को फैला देता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहीं से जो है ना चारों तरफ फैल जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्स होना यानी कि फैलना हो जाता है, फैल जाता है यहाँ से। ठीक है, उसे रेड कलर कम विचलित होता है, रेड कलर ऊपर होता है क्योंकि उसका रेड कलर के ऐसे भी देखिएगा तो उसमें रेड कलर में एनर्जी जो है एनर्जी कम होता है, वायलेट कलर में ज़्यादा एनर्जी होता है। ऐसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है वैसे क्या कहलाता है, उसे प्रदीप्ति कहते हैं। अप्रदीप्ति उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे लाइट जो है पार कर जाए। ठीक है, जैसे आपका घिसा हुआ कांच भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भींगा हुआ पेपर भी हो जाएगा। वो उतना पारदर्शी नहीं है लेकिन है, थोड़ा बहुत माना जाएगा। ठीक है, परभासी वस्तुएं और अप्रभासी वस्तुएं समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। आप जानते होंगे अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है, इसका आगे यूज भी आएगा न्यूमेरिकल में। अपवर्तनांक को हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू का होता है जो प्रकाश की चाल सी बटे में मीडियम की चाल भी मान लेता हूँ। किसी भी लाइट में मीडियम की चाल नीचे रहता है, प्रकाश की चाल ऊपर रहता है। प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था कि 1676 में आपको खोजा गया था। ठीक है, सी में प्रकाश की चाल, तो सी ऊपर रहता ज़्यादा रहेगा, प्रकाश की चाल मीडियम में कम हो जाता है, इसीलिए 1 से ज़्यादा इसका मान आएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला होगा। हवा में प्रकाश की चाल बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में आपका आ जाएगा पदार्थ की प्रकाश में। यहाँ देखिए पदार्थ में डी नंबर आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह 69 देखेंगे तो किस माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसको जो बोलते हैं प्रकाश घनत्व बोलते हैं। किसी माध्यम में परिवर्तित कितना परिवर्तित होगा, किसी माध्यम में परिवर्तित उतना ही होता है जितना प्रकाश की घनत्व होगा। पर अगर मान लीजिए प्रकाश कम रहा, धुंधला रहा, तो वो ज़्यादा परावर्तित नहीं होगा। तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा और वो जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। ये मैंने कल भी चर्चा किया था और आज भी चर्चा कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसकी गति देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, गति कम हो जाती है, तो इसकी गति कम हो जाती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर देखेंगे 31 में एक माध्यम जिसकी अपवर्तनांक 1.5 है उसके प्रकाश की गति क्या होगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है न्यूमेरिकल, आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अभी आपने देखा था कि म्यू इक्वल टू जो होता है C/V, तो यहाँ पे जब रखेंगे C 3 × 10⁸ ऊपर रहेगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। नीचे जो होगा, नीचे अपवर्तनांक यानी कि V निकालना है, तो म्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो V इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से जो है V इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ म्यू 3/2 है, तो 3/2, 3 से 3 कटेगा, 2 ऊपर गया तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। ऊपर होगा 3 × 10⁸ और नीचे होगा आपका म्यू, V निकालना है। V बराबर जो हो जाएगा C/μ। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 31 था।
इसके बाद 32 में देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 32। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? देखिए, इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ये भी पता है। 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1988 में तमिलनाडु में जन्मे थे, ये सारे सही है। 1987 में नाइटहुड की उपाधि नहीं मिली थी। नाइटहुड के आप जानते हैं, नाइटहुड लौटा दिया गया था जालियांवाला हत्याकांड के बाद। तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि नाइटहुड का उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। इसके बाद जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके, यानी कि पास हो सके, ये लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट उसे कहते हैं जिसे पास नहीं किया जा सकता है। टिंडन प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडन प्रभाव इसे कल बताया था, पिछले क्लास में बताया था क्वेश्चन कराते समय। टिंडन प्रभाव उसे कहते हैं जब हम कोलाइडली पार्टिकल, जैसे जो है ना लिक्विड रहता है कोलाइडली पार्टिकल, उससे जब लाइट टकराता है तो चारों तरफ, जब मान लीजिए ग्लास है, शीशा ग्लास है, इसमें जो है लिक्विड रखा हुआ है और इसमें से लाइट गया तो लाइट यहाँ से जो है ना निकलेगा तो चारों तरफ फैल जाएगा, उसी को हम टिंडन प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया रहा है परावर्तन हो रहा है कि परिक्षेपण हो रहा है, या परिकिरणन हो रहा है, या अपवर्तन हो रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे परिकिरणन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिकिरणन हो रहा है, फैल रहा है चारों तरफ। ठीक है। इसके बाद प्रकाश की गति को अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो जानते हैं कि निर्वात में होता है, अभी भी आया था। इसके बाद अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इनकी फोकस लंबाई कितना होगी? आप जानते हैं फोकस इजकल टू जो फार्मूला होता है, तो फोकस इजकल टू जो फार्मूला अगर देखेंगे तो फोकस इजकल टू क्या फार्मूला होता है? R/2। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 6.2, तो 6.2/2 अगर करेंगे तो ये आपका आएगा 3.1, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर देखेंगे दो माध्यम में मध्यम के सीमा प्रकाश को मोड़ने की घटना जिसकी प्रभाव से क्या कहते हैं उसे? तो उसको जो है ना अपवर्तन कहते हैं। क्या आपको कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ जाती है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप जानते हैं छोटे छोटे धुलकन होते हैं और बहुत सारा लेयर होता है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से जो है ना लाइट जो है रिफ्लेक्ट जो करती है। ठीक है। तो जो रिफ्रैक्ट करती है, तो रिफ्रैक्शन में जो है यानी कि अपवर्तन में वहाँ पे अलग अलग जगह से करने लगता है, क्योंकि अलग अलग लेयर होता है और इसीलिए तारे जो है ना अलग अलग जगह से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें तो आसमान नीला दिखाई देता है, तारे का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसमें देखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट का फैलाव होता है धुलकन से। जैसे धुलकन इस तरीके से रहता है उस तरीके से लाइट टकराएगा और चारों तरफ फैल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फैलता है जो है नीला फैलता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और एनर्जी ज़्यादा होता है। तो हम इससे देख सकते हैं सभी रंगों, पहला है नीले रंग छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा में अणुओं में सर्वाधिक परिवर्तित होता है। सभी रंगों में प्रकाश की सही अनुपात नहीं। श्वेत प्रकाश के नीले रंगों के तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती हैं और हवा में सर्वाधिक परिवर्तित होती है। श्वेत प्रकाश हवा में सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। सबसे अलग जो क्वेश्चन है आपका, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक परिवर्तित होती है। तो पहले गलत है, ये तो उल्टा बोल दिया। ठीक है। अगला देखिए, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। नीले रंग की निम्न होती है, सही बात है। हवा में अणुओं के सर्वाधिक परिकीर्णन होती है, इसीलिए हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक यही परिकीर्णन हो जाता है। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 78 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका जो बनता है सी के बाद बनता है, यानी कि सी के अनंत इन्फिनिटी और सी के बीच में भी कर सकते हैं आप। तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा। 80 में देखेंगे तो किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। क्या आकार होता है प्रतिबिंब का? किसी वस्तु का मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण, देखिए अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? अभिसारी का मतलब है अवतल। ठीक है। तो अवतल लेंस, तो इसमें जो आपका रखा मुख्य फोकस पर रखने पर वो बनेगा इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगला देखिए, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी?
वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो वक्रता उतना ही बनेगा, बराबर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच नहीं, फोकस पर वक्रता केंद्र पर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब क्वेश्चन 82 है। तो 82 में जो क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी की बात किया जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका इसमें जो आंसर आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद 83 में है कि डैश को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी उसी को कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं। तो आपका इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? आप जानते होंगे, वक्रता केंद्र ध्रुव तथा वक्रता की त्रिज्या के समान दूरी पर होती है। नहीं, वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के समान दूरी पर होती है, नहीं। इसके बाद अगला देखेंगे, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव पर मापा जाना चाहिए। हाँ, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, ये सही लिखा हुआ है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 85 पे देखिए, डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार का हो। आभासी हो, बड़ी हो और समान आकार का हो। कौन सा दर्पण ऐसा है? तो आप देखेंगे इसमें बड़ी होना चाहिए, आभासी बड़ी होना चाहिए। तो ये तो जो है कभी भी आपका समतल उत्तल तो होगा नहीं। देखिए, समतल तो होगा नहीं, समतल में बराबर होता है, समान आकार का, बड़ी और समान आकार का है तो आपका उत्तल में होगा। उत्तल में एक ही कोश में बनता है, आभासी, फोकस और पी के पोल के बीच में रहता है तब। इसके बाद 86 में देखेंगे, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की तरह वक्रित हो, क्या कहा जाएगा? अंदर की तरह अगर वक्र हो, परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, अगर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हो तो ये अंदर की तरफ अगर हो, बाहर से रंगा हुआ हो, तब उसको हम बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण। तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 87 का देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? समतल दर्पण तो वो हमेशा समान आकार का होगा, सीधा होगा, पार्श्व तौर पर उल्टी होगी और आभासी होगी। आपका ए नंबर ही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 का देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है, असली नहीं होता, आभासी और सीधा होता है। तो आपका 88 हो जाएगा। ये पार्श्व उल्टा होता है ऐसे, ठीक है, इस लेकिन सीधा ही माना जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा का मतलब होता है पैर मूड़ी नीचे और पैर ऊपर। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपको इन्वर्टेड होता है, यानी कि पार्श्व उल्टा होता है, मतलब दाहिना हाथ बाएं की तरफ दिखेगा, बायां हाथ दाहिनी तरफ दिखेगा। इसी तरह 89 देखेंगे, तो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग छोटे वस्तु जो है ना, दर्पण की बात है तो आप वाहनों में लगता है, वाहन के रिव्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियाँ में, टेलीस्कोप में, मेकअप में नहीं। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? उस पर खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग है। ठीक है, यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके बाद यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसी बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती है, ये भी बात नहीं है। इसके बाद वहाँ पे उसी पर गुजरता है। तो खोखले गोले का केंद्र होता है जिसमें गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। तो ये तो आपका पोल हो जाएगा, बी नंबर। ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा पोल होगा। ठीक है, तो पोल तो होगा नहीं, इसका जो है ना ए नंबर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 110 में, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। अवतल दर्पण के सामने 6 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 6 का 6 अगर देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने अनंत रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस पर बनता है फोकस पर। ठीक है, उसका बना फोकस पर बनेगा। इसके बाद जब
जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो उसका 26 बनता है, फोकस और सी के बीच में बनता है। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 112 में देखेंगे तो दंत चिकित्सा का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सा जो है ना हमेशा आभासी, ठीक है, वास्तविक नहीं होता, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब देखता है। डी नंबर हो जाएगा 112 का। 113 में देखेंगे तो वाहनों को हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन सा अवतल दर्पण होता है, आप भी ये जानते हैं। पानी के बुलबुले में कौन सा होता है अवतल दर्पण होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ज़रूर इस चैनल को लास्ट तक देखिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है कहलाता है। परावर्तक सतह अंदर की ओर अगर मुड़ी हुई है तो उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक है एक अवतल दर्पण जिसको वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रखी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आपका 115 का सी आएगा। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। अवतल दर्पण की बात किया जाए सर्च लाइट में होता है, सौर भट्टी में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में, इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता, सी में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। इसके बाद अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। चलिए आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक।